नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट चैम्बर के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित किया। उद्योग जगत से कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की सहायता करने की अपील की। राष्ट्रपति आज शाम गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों से 41 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार देश की स्वास्थ्य प्रणाली के दो प्रमुख स्तंभ। एनडीए सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर में उपमंडलीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों की आधिकारिक शुरुआत करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम ईगा स्वियाटेक का सामना कोको गॉफ से। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उद्योग जगत से अपील की कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। राष्ट्रपति आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानपुर उद्योगों के लिए मशहूर है, साथ ही प्रदूषण, विशेष रूप से गंगा में प्रदूषण के लिए बदनाम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयास कर रही है। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। श्री कोविंद ने कहा कि जलवायु अनुकूल नए उद्योग स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। आज जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। अगर इस चुनौती से निपटने के प्रयास हम अभी से नहीं करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग जगत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। अतः मैं यहाँ पर उपस्थित उद्योग व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा कि वे न सिर्फ वर्तमान में चल रहे उद्योगों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य करेंगे, बल्कि ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने में भी सहयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों। ये विशेष समारोह व्यापारी संघ के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। व्यापारी संघ के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक शाखा के सह संयोजक बॉबी पाठक ने बताया कि ये संगठन के लिए ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रपति 4 दिन की यात्रा पर कल उत्तर प्रदेश पहुंचे। वे आज दोपहर गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। मुख्य आयोजन शाम 5 बजे के करीब गीता प्रेस परिसर में होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ होंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गीता प्रेस के ट्रस्टी देश के विभिन्न राज्यों से गोरखपुर पहुंच चुके हैं। श्री कोविंद प्रेस परिसर में स्थित लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का संग्रह मौजूद है, जिनका उपयोग गीता प्रेस की पुस्तकों और धर्म ग्रंथों के मुख पृष्ठ को डिजाइन करने में होता है। राष्ट्रपति करीब 1 घंटे गीता प्रेस परिसर में बिताएंगे। इसके बाद वे दर्शन पूजन के लिए गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। श्री कोविंद देर शाम रामगढ़ ताल भी जाएंगे, जहां वे शानदार लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन करेंगे। प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में इस प्राकृतिक झील का कायाकल्प किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। अगले 2 दिन में राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार को वे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल 11 बजे विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस आंदोलन की शुरुआत सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च में की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। कल शाम नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित राज्य के निर्वाचन अधिकारियों ने इन उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में से उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से 2-2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें उत्तर प्रदेश से 8, बिहार और मध्य प्रदेश से 2-2 और झारखंड तथा उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी निर्वाचित हुए हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुना गया। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों सहित अब राज्यसभा की कुल 16 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अभिनेता दिनेश लाल यादव को और रामपुर से पार्टी नेता घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए टाउन बोरदोवाली से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से नेता राजेश भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य देखभाल को सेवा मानता है और प्रशिक्षित तथा सक्षम जनशक्ति के माध्यम से दुनिया को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर मांडविया ने कल पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारियों तथा मीडिया कर्मियों को वर्चुअल रूप में संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से न केवल हील इन इंडिया यानी भारत में उपचार उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि हील बाय इंडिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सक वैश्विक स्तर पर भी सेवा कर रहे हैं। श्री मांडविया ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के दौरान 150 से अधिक देशों को मूल्यों में वृद्धि किए बिना दवाओं की आपूर्ति की और 100 से अधिक देशों को कोविड टीके भी उपलब्ध कराए। इंडिया के लिए स्वास्थ्य एक कभी कॉमर्स नहीं रहा, कॉमर्स बाद में रहा। पहले हमारे लिए वो सेवा रही। हमने हेल्थ को हमेशा सेवा के साथ देखा और इसीलिए ही जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके कहा दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और ऐसी स्थिति में हमने लॉकडाउन होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग करवा के देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करके, और मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा कि उस वक्त हमने प्राइस हाइक नहीं किया और हमने क्वालिटी के साथ भी बार्गेनिंग नहीं किया, दुनिया को मदद की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया बिहार के 3 दिन के दौरे पर आज पटना पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने हाजीपुर स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में लैब सुविधाओं के साथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का उद्घाटन किया।
श्री मांडविया बाद में बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन संयंत्र का दौरा करेंगे तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट चैम्बर के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित किया। उद्योग जगत से कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की सहायता करने की अपील की। राष्ट्रपति आज शाम गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों से 41 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार देश की स्वास्थ्य प्रणाली के दो प्रमुख स्तंभ। एनडीए सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर में उपमंडलीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों की आधिकारिक शुरुआत करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम इगा स्वियाटेक का सामना कोको गॉफ से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए मंडल और उपमंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उपमंडल स्तर की बैठक आयोजित की है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के साथ साथ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और लाभार्थी भाग ले रहे हैं। बैठक में महिला और बाल विकास मंत्रालय की पिछले 8 वर्ष में उपलब्धियों की वजह से महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले फायदों और उनके जीवन में आए सुधार पर चर्चा की जा रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश के युवाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला एक युवा राष्ट्र है और इसकी करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास युवाओं की उपलब्धियों पर निर्भर करता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से देश के भविष्य की नींव मजबूत हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के उन्नयन के साथ साथ स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की। इसे 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लाया गया है। यह नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल शिक्षा को और अधिक समग्र और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा और इसका लक्ष्य भारत को दुनिया के सबसे बड़े कुशल कार्यबल में बदलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा और इसका लक्ष्य भारत को दुनिया के सबसे बड़े कुशल कार्यबल में बदलना है। हम अपने युवाओं को उद्यमशीलता की भावना पैदा करके नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने के लिए सशक्त बना रहे हैं। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज के 5 से 15 वर्ष की आयु के उन बच्चों को तैयार करेगी जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो वैज्ञानिक विचार, आलोचनात्मक सोच और मानवतावाद पर आधारित एक वैश्विक समुदाय का निर्माण करेंगे। इस नीति के तहत वर्ष 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को
व्यावसायिक कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेडियो के किस्से, थोड़े थोड़े सभी के हिस्से। आज का किस्सा है अमर का। अमर कैब से घर जा रहा था। कैब में उसने एक स्टिकर लगा देखा। सरप्राइज होकर उसने ड्राइवर से पूछा, अरे भैया, ये सभी लोग क्यों कहते हैं मोदी जी मेरा परिवार? ड्राइवर ने कहा, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अरे वाह। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता। अच्छा। और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। हाँ, पर मोदी जी तुम्हारे परिवार? जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मातृ और बाल स्वास्थ्य सम्मेलन श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 6 और 7 जून को आयोजित होने वाला ये जम्मू कश्मीर का अपनी तरह का पहला आयोजन है। मिशन निदेशक यासीन एम चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल आज शाम हरियाणा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में इस भव्य खेल महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। युवा खेल 13 जून तक चलेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम पोलैंड की इगा स्वियाटेक और अमेरिका की कोको गॉफ आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल कैस्पर रूड का सामना राफेल नडाल से होगा। स्पेन के राफेल नडाल 14वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। का काम करे, ढाल से देखो ढाल बने, छुरी खंजर के समान चले, शत्रु का सीना भी चाक करे। ये मत कहना कि दम नहीं, अपना किसी से कम नहीं, सीना हम अपनी बनाएंगे, दोनों को आज बनाएंगे। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मोतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 4 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की लेफ्टिनेंट मोतीबाई ने क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को खदेड़ने के लिए झांसी में और उसके आसपास अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जब अंग्रेजों ने पलटवार किया और झांसी पहुंचे तो मोतीबाई ने मोर्चा संभाला और 4 जून 1858 को झांसी के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी में वो घायल हो गईं और घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुई। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। सिंहासन से उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
आज हम रानी लक्ष्मीबाई की सेना में घुड़सवार टुकड़ी के कमांडर खुदा बख्श को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुदा बख्श ने झांसी के किले में ब्रिटिश सेना के आक्रमण का पूरे उत्साह के साथ प्रतिकार किया। 4 जून 1858 को अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी अचंत लक्ष्मीपति को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 4 जून 1962 को उनका निधन हुआ था। गांधीवादी स्वदेशी विचारधारा में उनका पक्का विश्वास था। लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। अलग आंध्र प्रदेश के गठन के समर्थक लक्ष्मीपति प्रसिद्ध संत रमण महर्षि के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च 1880 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने 1909 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल में उपाधि ली। वे वेदों, पुराणों और आयुर्वेद के गहन अध्ययन के उपरांत आयुर्वेद से प्रेरित हुए। लक्ष्मीपति उस समय के प्रसिद्ध वैद्य रत्न पंडित गोपालाचार्य लू के शिष्य बन गए। उन्होंने पूरा जीवन आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित कर दिया। वे मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज और त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य रहे। प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम और अवधि की आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना का श्रेय भी लक्ष्मीपति को ही जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान आरोग्य आश्रम के निर्माण के लिए मद्रास सरकार ने इस शर्त पर वित्तीय सहायता स्वीकार की कि लक्ष्मीपति ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहने का आश्वासन देंगे। लेकिन लक्ष्मीपति ने ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया और सरकार ने सहायता का प्रस्ताव वापस ले लिया। लक्ष्मीपति पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए हानिकारक मानते थे। लक्ष्मीपति को न केवल आयुर्वेदिक दवा के प्रभावी होने पर बल्कि आयुर्वेद की विचारधारा और उसकी आध्यात्मिकता पर भी पूरा विश्वास और भरोसा था। उन्होंने आयुर्वेद को सामान्य मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया और अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने आरोग्य यात्राओं, फिल्मों के प्रदर्शन, कठपुतली के खेल और आरोग्य गीत गाकर आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया। लक्ष्मीपति ने रोगों का उपचार करने के बजाय लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण पर बल दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी सरदार अली को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जून 1830 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। सरदार अली कोटा स्टेट आर्मी के नारायण पलटन में सहायक थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों और ब्रिटिश समर्थक कोटा शासक महाराव के विरोध में कोटा स्टेट आर्मी का साथ दिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में भी शामिल थे, जहां पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन और उसके 2 बेटे मारे गए थे। अली नवंबर 1857 में कोटा के किले पर हमले में भी शामिल थे। कोटा शासक की सेना से लड़ाई के दौरान सरदार अली वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि के महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू चल रही है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शाम में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक, शिलंग, आइजोल, अगरतला और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गुजरात में मोटाउन साणंद के पास गनासर गांव के निवासी एक लंबी गर्दन वाले सारस के जोड़े के अंडों की बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल कर रहे हैं। गांव के लोगों में बड़ा उत्साह है और इस काम के लिए उन्होंने खेत के एक हिस्से को कृत्रिम नम भूमि में बदल दिया है।
उन्होंने इस खेत में एक अस्थायी झील भी बनाई है और वे अंडों की दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इन अंडों को कोई जंगली जानवर या कुत्ते नुकसान न पहुंचा पाए। श्री बचूभाई ठाकुर के खेत में गांववासियों का लगातार आना जाना लगा हुआ है और वो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि अगले सप्ताह किस समय अंडों से बच्चे निकलकर बाहर आएंगे। सारस की लुप्तप्राय प्रजाति है। राज्य वन विभाग की 2010 की गणना के अनुसार इस प्रजाति के सारस की संख्या 1900 थी। आशंका है कि ये संख्या घटकर लगभग 600 रह गई है। पिछले एक दशक में औपचारिक गणना नहीं हुई है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए गांव का सामूहिक प्रयास प्रशंसनीय है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। वे वहां सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और जिला अधिकारियों के साथ दिशा बैठक में हिस्सा लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का दौरा करेंगे। श्री सिंह जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कई नवाचार उपायों का उद्घाटन भी करेंगे। वे कल देहरादून में एक जन औषधि केंद्र का भी दौरा करेंगे। भारत से हज जायरीनों का पहला जत्था आज सवेरे कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मदीना के लिए रवाना हुआ। केरल के वक्फ और हज मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान से हज यात्रियों को रवाना किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल सेनेगल की राजधानी डकार में वहां की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मुस्तफा नियासे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। और अब आज का संस्कृति संदेश। आ जाती है। ये छवि है उस समय की संवेदनशील अभिनेत्री नूतन की। वही नूतन जिन्होंने बंदिनी, अनाड़ी, खानदान और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी कायम है। आज 4 जून है। 1936 में आज ही के दिन नूतन का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम शोभना समर्थ और पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने 1950 में जब अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की तब वे स्कूल में पढ़ती थीं। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन का विवाह लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हुआ। अपनी सादगी के बल पर मिस इंडिया पुरस्कार जीतने वाली वे देश की पहली महिला थीं। नूतन ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत से अन्य पुरस्कारों के अलावा 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपने अभिनय के बल पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले नूतन का फरवरी 1991 में कैंसर से निधन हो गया। नूतन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों का एक एक दृश्य और एक एक गीत आज भी दर्शकों की अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट चैम्बर के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित किया। उद्योग जगत से कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की सहायता करने की अपील की। राष्ट्रपति आज शाम गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों से 41 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार देश की स्वास्थ्य प्रणाली के 2 प्रमुख स्तंभ। एनडीए सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर में उपमंडलीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेलों की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।